Hello and welcome everyone. Myself Pawan Kaur Banani, BTech second year student from IIT धारवाड़ and welcome to the new one shot. आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन शॉट शुरू कर रहे हैं। तो अगर तुम लोग को याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। उसमें मैंने सभी इजी चैप्टर्स बताए थे जिनसे 40 to 50 मार्क्स का पेपर आता है जेई मेन में। तो वो सभी इजी चैप्टर्स हम पहले कवर कर लेंगे, फिर जो हार्ड चैप्टर्स है वो लोग तो हम यार कभी भी बाद में कर सकते हैं। तो ये वन शॉट में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, सभी सेंटर्स ट्राइंगल के, सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और लोकस के बारे में इस वन शॉट में पढ़ेंगे। शायद ये वन शॉट 1.5-2 घंटे का बन जाएगा, बट सभी चीज़ें आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएंगी जो चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑल्सो स्लोप ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यार वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाओ और उसको ग्रीन, ग्रे, कुछ भी जो होता है वो कर दो, और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट भी कर दो। मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो पे कमेंट ही नहीं करते यार। देखो, तुम्हें जो भी पार्ट पसंद आया है या फिर तुम्हें अगर मेरी तरफ से कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तुम्हें कोई अलग चैप्टर चाहिए, तो सभी कुछ कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है यार जब तुम लोग कमेंट करते हो, और दूसरी बात वीडियो और ज़्यादा रिकमेंड होता है थोड़ा सा। तो लाइक और कमेंट भी वीडियो पे किया करो और शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। अरे यार, मैं देखता हूँ कि जब मैं टिप्स ट्रिक्स के वीडियोस बनाता हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और जब लेक्चर बनाता हूँ तो उस पर व्यूज़ कम आते हैं। तो तुम देख रहे हो ना कि सिलेक्शन यहीं से होता है। तुम अगर मुझसे पूछोगे कि भाई इतने लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता जेई में, क्योंकि अगर तुम सिर्फ टिप्स ट्रिक्स पे फोकस कर रहे हो, अगर तुम वो चीज़ नहीं कर रहे जो करनी ज़रूरी है। क्या करनी ज़रूरी है? वन शॉट करनी ज़रूरी है, लेक्चर्स करने ज़रूरी है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ मत देखो, देखो स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ देखो, बट वही देखते हुए मत बैठ जाओ। एक आधा वीडियो देख लिया, एक आधी स्ट्रैटेजी अगर अपने दिमाग में फिक्स कर ली, उस पर तुम एक्ट करो, उस पर तुम काम करो। ये नहीं कि ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, कल कोई और स्ट्रैटेजी देख के कुछ और कर रहे हैं। नहीं यार, नहीं। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पर कायम रहो। और इस वाली वीडियोस पे जितने व्यूज़ आते हैं ना, वो लोग हैं जो सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि बस मेरी वीडियोस देखो, नहीं, तुम्हें यूट्यूब पे जिस भी टीचर का पसंद हो उस टीचर के देखो, बट हाँ, लेक्चर वीडियोस देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, इनसे सिलेक्शन होगा। टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बनाने से, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। हर दिन कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो नहीं सिलेक्शन होगा। आजकल एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है जेई में भी, जो बच्चों को एंटरटेन कर रही है हर रोज़ कुछ नया दे दे के। तो उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मत फंसो। पढ़ना है, जेई है ये ठीक है, कोई फिल्म नहीं है बॉलीवुड की रोज़ एंटरटेनमेंट करके पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। दिस नीड्स हार्ड वर्क, दिस नीड्स हार्ड वर्क। जेई हार्ड वर्क मांगता है। जेई मांगता है हार्ड वर्क करो तो मैं मिलूंगा, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा। ध्यान रख लो ये बात हमेशा अपने दिमाग में, ठीक है। और अगर तुम कह रहे हो कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ फिर भी नहीं होता, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं। तुम एक काम करो, तुमने अब तक जो भी बुक्स खरीदे थे, तुमने खरीदे होंगे ना बुक्स 11th में, तुम देखो उस बुक में से तुमने कितना सॉल्व किया है। तुम खुद से एनालाइज कर सकते हो खुद को कि भाई मैंने 1.5 साल तक क्या किया है। जो तुमने बुक्स खरीदे थे 11th में, तुम देखो उससे तुमने कितना परसेंटेज सॉल्व किया है। ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, जो गलती हो गई वो गलती हो चुकी है, अब इससे आगे गलती नहीं कर रही है, इससे आगे पढ़ने पे ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है। और मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम्हारा मैं बोर्ड एग्जाम शायद तुम्हारे फरवरी में होंगे, उससे पहले मैं सभी वन शॉट करवा दूंगा। बस चैनल पे बने रहो, जो लोग आखिर तक बने रहेंगे उनके साथ मैं भी बना रहूँगा। सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का वन शॉट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलती है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सबको पता होता है कि कैसा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रुको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चलती है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है दो परपेंडिकुलर लाइन से, जिनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक बार मुझे अपना राइटिंग पैड सही पोजीशन में पकड़ने दो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा मेरी सही, मतलब ठीक है, मैं घर पे हूँ ना, वहाँ पे मुझे आदत है, यहाँ पे आदत नहीं है। एक्चुअली मुझे असेंबल करने में भी कितना सारा टाइम लग गया यहाँ पे। वहाँ पे सभी चीज़ें मेरे टेबल पे पड़ी रहती है, तो उठा लिया, सब कुछ शुरू कर दिया। चलो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है दो परपेंडिकुलर लाइन से, जिनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और जो तुम्हारी वर्टिकल एक्सिस होती है वो एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर किसी पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक्स कॉमा वाई से, एक ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, जहाँ पे तुम्हारा एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और वाई होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस आएगा दोनों के साइन।
सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो देखो x नेगेटिव में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव x एक्सिस है तो यहाँ पे x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों को दोनों नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ऐसे हम लोग पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और इससे जो भी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज बनती है, जो भी कुछ बनता है, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सबसे पहले। ओके, असेंबल, एवेंजर्स असेंबल। अब चीज़ें शुरू हो रही है। ट्रांसलेशन ऑफ ए पॉइंट। तो अगर कोई ट्रांसलेशन मतलब क्या, मतलब पॉइंट को मूव करना। तो मान लो पॉइंट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है x, y, और इस पॉइंट को मैंने राइट साइड में मूव किया बाय ए डिस्टेंस h। राइट साइड में मैंने पॉइंट को मूव किया बाय ए डिस्टेंस h। तो इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बोलो? इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? x, y। मैंने क्या किया? पॉइंट को राइट हैंड साइड में मूव किया बाय ए डिस्टेंस h। तो h डिस्टेंस से मूव करने पे देखो इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x प्लस एच। तो अगर किसी पॉइंट को तुम मूव करते हो राइट हैंड साइड में बाय ए डिस्टेंस h, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? x प्लस एच, y। सिमिलरली अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा बाय ए डिस्टेंस h, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बोलो? नए कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x, y से क्या होंगे? x माइनस एच, y। समझ में आ रही है ये सभी चीज़ें? ट्रांसलेशन ऑफ ए पॉइंट, फिर ट्रांसलेशन ऑफ ए एक्सिस भी तो पढ़ना है, ठीक है। चलो, अगर मैं पॉइंट को अपवर्ड मूव करूंगा बाय ए डिस्टेंस के, तो क्या होगा बोलो? अगर कोई पॉइंट है, मैंने उसको अपवर्ड मूव किया बाय ए डिस्टेंस के, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो मान लो उसके पुराने कोऑर्डिनेट्स थे x, y। अब मैंने इसको अपवर्ड मूव किया है बाय ए डिस्टेंस के, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो देखो x तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, तो x कांस्टेंट है, बट y में y प्लस के हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट को k डिस्टेंस नीचे मूव करूंगा तो क्या होगा? तो k डिस्टेंस नीचे मूव करने पे पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तुम लोग बता सकते हो इजीली, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। x, y से x, y माइनस के, सही बात है, ठीक है। चलो, ये बात हो गई ट्रांसलेशन ऑफ ए पॉइंट की। अगर मैं h डिस्टेंस राइट में और k डिस्टेंस ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर मान लो मैं किसी पॉइंट को h डिस्टेंस राइट में मूव किया, उसके बाद मैंने k डिस्टेंस अपवर्ड मूव किया, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो राइट में मूव करने से x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो x प्लस एच, और अपवर्ड मूव करने से y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस के। मूव कर सकते हो आप किसी भी पॉइंट को। अगर मैंने मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में h डिस्टेंस मूव किया और फिर डाउनवर्ड्स के मूव किया, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बोलो? तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने से x कोऑर्डिनेट बनेगा x माइनस एच, और नीचे मूव करने से y कोऑर्डिनेट बनेगा y माइनस के। समझ में आ रही है ये सभी बातें? ट्रांसलेशन ऑफ ए पॉइंट। अब तुम पॉइंट को कहीं पे भी मूव कर सकते हो किसी भी डिस्टेंस से। चलो, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई के अबाउट अगर तुम किसी का रिफ्लेक्शन लेते हो किस पॉइंट का, तो वो पॉइंट क्या बन जाता है? देखो, मारो बलम थानेदार चलावे जिप्सी। देखो, अगर ये हमारी लाइन है x इक्वल टू वाई, पता है सबको ये x इक्वल टू वाई लाइन है। अगर मैं किसी पॉइंट का इस लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लूँ, मान लो ये मेरा पॉइंट है x, y। अब मैं इस पॉइंट का क्या ले रहा हूँ? रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ इस पॉइंट का अबाउट द लाइन x इक्वल टू वाई। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तुम ये मान लो कि x इक्वल टू वाई जो लाइन है ना, अपनी जो लाइन है x इक्वल टू वाई, उसके अबाउट मैंने एक मिरर रख दिया। x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट मैंने एक मिरर रख दिया और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देख रहा हूं मैं उस मिरर में। तो मिरर में पता है हमको कि रिफ्लेक्शन कैसे बनता है? जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, चलो समझ जाओगे तुम। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे रिफ्लेक्शन बनेगा, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बनेगा यहाँ कहीं पे। मान रहे हो? अगर ये पॉइंट P है तो मैं मान लेता हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन जो है वो है P डैश। तो इस P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अगर पॉइंट P के x, y कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर उसका तुम रिफ्लेक्शन लोगे x इक्वल टू वाई लाइन में, नए कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं y, x, यानी कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इंटरचेंज। अब इसका प्रूफ जो है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस में, जब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वहाँ पे इसका प्रूफ हम लोग पढ़ लेंगे। बट यहाँ पे तुम्हें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट अगर तुम रिफ्लेक्शन लेते हो किसी पॉइंट का, तो क्या बन जाता है रिफ्लेक्शन? y, x, कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो फिर। अगर समझ में आई अब तक की चीज़ें तो क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे सभी। अगेन तुम लोगों को पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर तुम लोग क्वेश्चन को कर पाए तो खुद को +4 मार्क्स दो, अगर आंसर गलत हुआ तो -1 मार्क्स, और अगर नहीं आया क्वेश्चन तो 0 मार्क्स। ये आप लोगों को करना है। चलो, द पॉइंट 4, 1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। एक पॉइंट है अपना 4, 1,
उस पर 3 ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ठीक है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो पॉइंट 4,1 पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अरे यार हाँ, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट 4,1 पे हुआ, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँगा 4,1 का, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 1,4, खत्म। पहला हमने कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोला है हमसे, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन उस पर हो आपकी ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इसको मैंने 2 यूनिट्स मूव कर दिया। तो एक्स में ऐसे मूव कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा ना। सोचो इस बात को, देखो सोचो, एक्स में वो पॉइंट ऐसे 2 यूनिट्स मूव कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना, यानी वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि पहले 1 था, अब 2 यूनिट्स राइट में मूव किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। समझ में आ रही है बात। तो पॉइंट दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या बना 3,4। उसके बाद हमने क्या किया, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी π/4 से हमने इसको ओरिजिन के अबाउट घुमा दिया। अब ये सही ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया मतलब तुम लोग सही पाथ पे चल रहे हो। देखो हमारा पॉइंट क्या था 3,4, तो यहाँ पे कहीं पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,4, ठीक है ऐसे। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन के अबाउट इसको π/4 से मूव कर दिया। तो ओरिजिन के अबाउट π/4 से काउंटर क्लॉकवाइज में अगर मैंने इसको मूव कर दिया, तो नया पॉइंट कहाँ पे आएगा, नया पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। ये पहले अपना पॉइंट मान लो P था, नए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ Q हुआ। अब देखो जो OP डिस्टेंस है, अगर तुम OP को ऐसे अगर मूव कर रहे हो π/4 से, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी ना। OP इक्वल्स टू OQ होगा ना। तुम पॉइंट को बस रोटेट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पॉइंट को रोटेट कर रहे हो, तो OP इक्वल्स टू OQ होगा। तो ये बात तो पता चल गई कि OP कितना होगा 3,4 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा 3,4 पॉइंट का रूट ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0,0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कि OP का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5, तो OQ का भी डिस्टेंस क्या होगा 5। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें फाइंड करना है OQ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको ये पता होगा कि मान लो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो OQ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना हुआ थीटा प्लस π/4, ठीक है, थीटा प्लस π/4। तो OQ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 cos थीटा प्लस π/4 और 5 sin थीटा प्लस π/4। जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको ये पता होगा कि OQ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये। अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हमें कैसे भी करके थीटा प्लस π/4 फाइंड करना है। देखो अब ये जो 3,4 है OP को देखो, अगर मैं यहाँ से थोड़ी सा ऐसा ड्रॉ करूँगा तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा 4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 3। तो यहाँ से कॉस थीटा में लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ से 3/5, सही है। और साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा प्लस π/4 क्या होगा, कॉस थीटा प्लस π/4, कॉस A प्लस B क्या होता है कॉस A कॉस B, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस π/4 माइनस साइन A साइन B, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन ऑफ π/4। सही फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है, सही तो लिखा है ना, वरना पता चला कि फॉर्मूला ही गलत हो गया नहीं सही होगा फॉर्मूला, हाँ चलो सही है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, देखो कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5, तो 3/5 इंटू कॉस π/4 क्या होगा 1/√2 माइनस साइन थीटा क्या है 4/5, तो 4/5 इंटू 1/√2 क्या आएगा ये आएगा 3 - 4 यानी -1/5√2। सिमिलरली ये भी फाइंड कर लो साइन थीटा प्लस π/4, साइन थीटा प्लस π/4, तो साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी क्या होता है साइन A कॉस बी, तो साइन थीटा इंटू साइन π/4, नहीं साइन A कॉस बी कॉस π/4 प्लस कॉस A साइन बी। याद है ना ट्रिग्नोमेट्री भूल गए तो बेटा सब कुछ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री भूल गए तो सब कुछ गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का भी वन शॉट लेके आऊँगा जल्दी, 4/5 इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5 इंटू 1/√2, तो क्या आया ये आया 7/5√2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था 5 cos थीटा प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस थीटा प्लस π/4 क्या आया -1/5√2, तो -1/5√2 कॉमा दूसरा पॉइंट क्या होगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 sin थीटा प्लस π/4 यानी 5 इंटू 7/5√2, 5 इंटू 7/5√2। और हमारा जो पॉइंट होगा 3 ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद क्या बनेगा, देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, -1/√2 कॉमा 7/√2। आ रहा है समझ में सबको, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ, पहले हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो 4,1 से बना 1,4।
फिर हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन किया है, वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा यानी कि वाई कांस्टेंट रहेगा, तो वाई 4 का 4 रहा, एक्स में चेंज हुआ +2 यूनिट्स 3/4 हुआ। फिर हमने इसको रोटेट कर दिया π/4 से। अब रोटेट किया तो OP इक्वल्स टू OQ रहेगा। अब OQ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फाई कॉस थीटा प्लस π/4, फाई साइन थीटा प्लस π/4, और वहाँ से मैंने तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया। समझ में आ रही है सभी चीज़ें? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में, चिंदी चिंदी सवाल नहीं आएंगे कि उठा के दे दिया ये कर लो वो कर लो अच्छे सवाल आते हैं। चलो आगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को अगर मैंने नए जगह पे शिफ्ट कर दिया तो पॉइंट कैसे काम करेगा, चलो देखते हैं ये वाली चीज़। तो तुमने देखा है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं भी बच्चा ही हूँ, ठीक है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तुमसे लगभग सिर्फ 1 साल बड़ा हूँ ठीक है, 1 साल बड़ा मतलब तुम भैया बोल सकते हो। देखो ये अपनी होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है सबको, एक्स वाई, ठीक है, जहाँ पे ओरिजिन होती है 0,0 पे। और अगर कोई पॉइंट है P, देखो अगर ये कोई पॉइंट है P तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो ये वर्टिकल वाला हो जाएगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है y, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये होता है x। सही बात है, याद है सबको? ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे में अब चुल मच गई, मेरे में क्या हुआ, मेरे में अब चुल मच गई। मैं बोला कि नहीं यार नहीं, मज़ा नहीं आया, ठीक है, अब कुछ मज़ा लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने ओरिजिन को उठा के ना यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ओरिजिन को उठा के मैंने ऐसे कहीं पे शिफ्ट कर दिया। देखो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ना उठा के, मान लो मैंने h, k पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, और मैंने बोला कि अब बताओ भाई, अब बताओ इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब बताओ इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो अब इसका नया x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला, देख पा रहे हो, और इसका नया y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल Y। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुराने वाले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, हमारे जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे वो थे स्मॉल x, स्मॉल y। सही बात है, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया मैंने, ओरिजिन शिफ्टेड टू, ओरिजिन को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k। उसके बाद क्या हुआ, नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल x, कैपिटल y। सही बात है, इतनी बात समझ में आई। तो अब मैंने बोला कि बताओ अब कैपिटल x और कैपिटल y क्या होंगे। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन को अगर तुमने किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया तो पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत ही इजी चीज़ है यार। देखो h, k पे तुमने शिफ्ट किया है ना ओरिजिन को, ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है, h, k पे। तो देखो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, k, ठीक है, और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h। सही बात है, ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट किया है। तो अब देखो इजीली तुम यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ये जो y है ना, y, ये जो देखो ये जो स्मॉल y, ये किस किस से बन रहा है, कैपिटल Y प्लस k। तो स्मॉल y को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल Y प्लस k, और जो स्मॉल x है मतलब स्मॉल x है अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट वाला, वो क्या हो रहा है, कैपिटल X प्लस h। तो स्मॉल x हो जाएगा कैपिटल X प्लस h, खत्म। यहाँ से तुम दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। y को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू वाई प्लस के। यहाँ से तुम ईजिली निकाल सकते हो कि तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ये रिलेशन होता है ओरिजिन को अगर तुमने h, k पे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिनल x, स्मॉल x, स्मॉल y, तो ये रिलेशन से तुम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, चलो। At what point should the origin be shifted if the coordinates of a point become -3, 9? ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, 5, ये अपने क्या है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, यानी स्मॉल x, स्मॉल y। नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -3, 9, यानी ये है अपने कैपिटल x, कैपिटल y। हमें निकालना है कि ओरिजिन को हमने कहाँ शिफ्ट किया, h, k को फाइंड करना है। तो x क्या होता है, स्मॉल x होता है कैपिटल X प्लस h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू -3 प्लस h, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, खत्म। k फाइंड करना है तो क्या करोगे, स्मॉल y इक्वल टू आएगा कैपिटल Y प्लस के, स्मॉल y क्या है 5, 5 इक्वल्स टू 9 प्लस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, खत्म। तो ओरिजिन को तुमने कहाँ शिफ्ट किया है, ओरिजिन को तुमने शिफ्ट किया है 7, -4 पे, तब जो तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट था 4, 5 वो बन गया -3, 9, या 7, -4, खत्म। अब तुमसे पूछ लेंगे जेई में कि बताओ h प्लस के क्या होगा, या फिर h के क्या होगा, मॉड h के क्या होगा।
ऐसे जेई में पूछ लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो समझ में आया कैसे करना है, ये वाला रिलेशन याद रखना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नए कोऑर्डिनेट्स, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पुराने कोऑर्डिनेट्स, और एच कॉमा के वो पॉइंट्स है जहाँ पे तुमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और चीज़, मान लो कहीं पे तुम्हें प्रूफ समझ नहीं आया फॉर्मूलेज का। अब बहुत सारे फॉर्मूलेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें प्रूफ समझ ना आया हो, फिर भी फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना। कोई तुमसे प्रूफ नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर लोगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले कहीं पे समझ भी ना आए, कहीं पे अगर डेरिवेशन समझ ना आए, भाड़ में गया डेरिवेशन जेई के लिए, फॉर्मूला याद रख लो, क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को, देखते हैं। अगर जिसने इस क्वेश्चन को बिना मेरे बताए कर लिया, मतलब भाई तुम सही पाथ पे चल रहे हो। ठीक है, चलो। वैसे कौन कौन फुटबॉल को फॉलो करता है, कोई करता है तुम में से फुटबॉल को फॉलो? फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और यार इस बार का वर्ल्ड कप बहुत ही एस्टोनिशिंग है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 16 जो राउंड ऑफ 16 होता है उसमें 3 एशियन टीम्स है। और कल तो साउथ कोरिया का मैच, वो जो मैच था ना, उसने हमें सिखा दिया कि भाई लाइफ में हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। लास्ट के 6 मिनट्स में साउथ कोरिया को गोल चाहिए था अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए, वरना वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। और लास्ट के 6 मिनट्स में साउथ कोरिया ने गोल कर दिया पुर्तगाल के खिलाफ। मतलब क्या मैच हुआ वो, क्या मैच हुआ। नर्व्स ऐसे, सोचो वो उनकी मेंटालिटी क्या होंगी उन प्लेयर्स की, जो तुम्हें पता है कि 6 मिनट में अगर गोल नहीं किया तो हम लोग बाहर है वर्ल्ड कप से, उस टाइम पे गोल करना। तो बहुत बहुत बढ़िया मैच हुआ साउथ कोरिया वर्सेस पुर्तगाल। यही मेंटेलिटी होनी चाहिए हमेशा, यही। और एक अपनी इंडियन टीम है, देखो यार गिव अप ही कर देते हैं बंदे, एकदम गिव अप कर देते हैं। पता नहीं कितने साल हो गए आईसीसी ट्रॉफी का मुंह देखे हुए। 3 एशियन टीम्स क्वालिफाई कर गई राउंड ऑफ 16 के लिए। अब हम कहाँ पे है फुटबॉल में? जो भी क्रिकेट फैंस इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार फुटबॉल देख लो, बहुत मज़ा आएगा। सच बोल रहा हूँ, मैं भी क्रिकेट फ़ैन था, हूँ वैसे भी क्रिकेट फ़ैन मैं, बट जब से फुटबॉल देखा है ना, एक अलग ही मज़ा आता है फुटबॉल में। तो तुम लोगों की भी गुजारिश करूँगा फुटबॉल देखो, और इंडिया में भी सपोर्ट करो यार फुटबॉल को। ये ग्लोबल स्पोर्ट बन सकता है। इंडिया मतलब ग्लोबल पावर बन सकता है फुटबॉल में, अगर सपोर्ट किया जाए तो। इतने पॉपुलेशन में से देखो कितने टैलेंट्स निकल के आएंगे। देखते हैं बाद में क्या होगा, पहले तो अपना जेई का देख लेते हैं। तुम लोग बोलोगे सर कहाँ शुरू हो गए आप फुटबॉल के बारे में, पहले जेई का देखो। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1, -2 विदाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशंस बिकम। अगर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया 1, -2 पे, तो ये इक्वेशंस क्या बनेगी? रिलेशन क्या होता है? स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई इक्वल्स टू वाई प्लस के, यही होता है ना रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स किसके इक्वल आएगा? एक्स प्लस 1 के। देखो 1, -2 पे शिफ्ट किया ना मैंने ओरिजिन को, और स्मॉल वाई क्या आएगा? वाई -2। तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दो, वाई की जगह वाई -2 रख दो, खत्म। तुम्हें नए इक्वेशंस मिल जाएंगे। देखो 2x², तो ये आएगा 2 × x+1 का होल स्क्वायर, और क्या है आगे? प्लस y², तो प्लस y -2 का होल स्क्वायर, -4x, तो -4 × x+1, और +4y, तो +4 टाइम्स ऑफ y -2 इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2, देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 2x² + 2 और +2x × 2 +4x, सही बात है ना। और y -2 का क्या होगा? y² + 4 - 4y, यहाँ पे आएगा ये -4x -4 + 4y -8 इक्वल्स टू 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, +4x से -4x कैंसिल हुआ, -4y से +4y कैंसिल हुआ, +4 से -4 कैंसिल हुआ, बचा क्या? 2x² + y² और 2 - 8 -6 इक्वल टू 0। ये होंगे नए इक्वेशंस, 2x² + y² -6 इक्वल टू 0। ठीक है, इजी पीजी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये करके दिखाओ, ये अब ये करके दिखाओ, ठीक है। चलो
शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन विल नॉट कंटेन ए टर्म इन y एंड द कांस्टेंट टर्म। यानी ओरिजिन को मुझे ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करना है जिससे इस इक्वेशन में y की टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म भी ना हो। वाओ। तो मान लो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h, k पे, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल X प्लस एच, और y हो जाएगा कैपिटल Y प्लस के। रिप्लेस कर दो यार, रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई प्लस के का होल स्क्वायर, प्लस 4y तो प्लस 4 इंटू वाई प्लस के। सही बात है। आगे क्या है, प्लस 8x तो प्लस 8 टाइम्स ऑफ x प्लस एच, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky, सही है, प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से पहले x के टर्म्स एक साइड में कर लो, y के टर्म्स एक साइड में कर लो। तो देखो x का टर्म है सिर्फ 8x, तो ये आ जाएगा 8x। y के टर्म्स देखो क्या क्या है, वाई स्क्वायर, तो पहले वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं ना। पहले देखो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद x के टर्म्स देखो 8x है तो प्लस 8x। फिर मैं अगर y के टर्म लिखना चाहूँ तो 2ky 4y ये दोनों है, तो यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 2k प्लस 4। सही बात है। और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। लिख लिया मैंने इक्वेशन को ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए इक्वेशन में, विल नॉट कंटेन ए टर्म इन y एंड दी कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब y की टर्म ना हो और कॉन्स्टेंट टर्म भी ना हो, मतलब ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाए और कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 हो जाए। तो 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब k का वैल्यू तुम्हें मिल गया यहाँ से माइनस 2। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है के स्क्वायर प्लस 4k, कांस्टेंट टर्म क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। के का वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं, माइनस 2 है, तो के का वैल्यू अगर माइनस 2 रखूंगा तो हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से 8h हो जाएगा इक्वल टू आई थिंक 6 और h का वैल्यू आएगा 3/4। तो k का वैल्यू किसके इक्वल आया, माइनस 2k, और h का वैल्यू आया 3/4 के इक्वल। तो ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करना है, 3/4 कॉमा माइनस 2। ये हो जाएगा तुम लोग का आंसर। सही बात है। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे, यहाँ तक अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बता सकता है। कैसे बताओगे, पर कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्लियर है। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, खत्म बात। चलो आगे चलते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन को रोटेट करना है, एक्सिस को रोटेट करना है ओरिजिन के अबाउट। अब ये कैसे होता है, देखो ये अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो मेरी एक्सिस है उनको ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया। एक्सिस जो है ना, देखो ऐसी थी ना एक्स एक्सिस, ये मान लो ओरिजिन है, देखो ये ओरिजिन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो इसको बस ओरिजिन के अबाउट मैंने रोटेट कर दिया। ओरिजिन वहीं पे है, बस एक्सिस रोटेट हो रही है किसी एंगल से। तो ओरिजिन के अबाउट जब मैं इस एक्सिस को रोटेट करूंगा तो ये ऐसे कुछ बन जाएंगे। एंगल थीटा से अगर मैंने रोटेट किया तो एक्स एक्सिस भी थीटा एंगल से रोटेट हुई और वाई एक्सिस भी थीटा एंगल से रोटेट हुई। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। एक्स एक्सिस को फिर से बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से, देखो, अरे इसकी माँ ये है एक्स एक्सिस नई वाली और ये है वाई एक्सिस। इसको मैं बोल देता हूँ कुछ एक्स डैश और वाई डैश। मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन को थीटा एंगल से, मैंने एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अब इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो नए कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट इस बार, तो ठीक है, कैपिटल वाई बोल देंगे इसको। और अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे मतलब हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी नया एक्स। सही बात है। पुराना एक्स कहाँ गया, घर चला गया पुराना एक्स, उसको वापस ले आते हैं चलो ठीक है, समझ में आया। देखो ये हो जाएंगे नए कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब इनको कैसे फाइंड करें, तो पहले तो इसका एक प्रूफ है, बट इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग पूरा प्रूफ देख सके। मैंने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था तो उस वाले लेक्चर में मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस पे एक पूरा लेक्चर किया है,
उस लेक्चर में मैंने प्रूफ भी बताया है, बट क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और दूसरी चीज़ प्रूफ्स एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, तो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट देख लेते हैं। तो तुम लोगों को एक टेबल याद करना है। कौन सा टेबल? देखो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, इधर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला टेबल याद कर लो। रोटेशन ऑफ एक्सिस इसी टेबल से खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ये वाला टेबल जिसको याद है उसके लिए रोटेशन ऑफ एक्सिस एकदम चूरन बात है, उसके लिए रोटेशन ऑफ एक्सिस एकदम चूरन वाली बात है। कैसे? देखो, कॉस थीटा साइन थीटा और फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, टेबल याद हो गया। ऊपर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यानी कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, इधर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यानी कि नए कोऑर्डिनेट्स, और टेबल क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मुझे नया एक्स लिखना है, कैपिटल एक्स, तो वो क्या हो जाएगा नया एक्स? देखो टेबल से एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा, समझ में आया? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा नया एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स। और अगर तुम्हें नया वाई कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो कैसे आएगा? वो अब एक्स इंटू माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस एक्स साइन थीटा और वाई इंटू कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आ गया समझ में? ये हो जाएंगे नए कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? इस टेबल से। अब इस टेबल का एक और यूज़ है। कैसे? अब तुम पुराने कोऑर्डिनेट्स को नए कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो इस टेबल से। इस टेबल से एक और फायदा क्या है? इस टेबल से तुम पुराने कोऑर्डिनेट्स को नए कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे तो मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को इंडिपेंडेंटली लिख दिया, बट मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को भी इंडिपेंडेंटली लिख सकता हूँ। कैसे? अब देखो, अगर मुझे स्मॉल एक्स लिखना है तो मैं ऐसे जाऊँगा हॉरिजॉन्टली। अब अगर मुझे स्मॉल एक्स लिखना है, कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी? हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर मुझे स्मॉल एक्स लिखना है तो मैं ऐसे जाऊँगा वर्टिकली, ठीक है। देखो, कैपिटल एक्स जब लिख रहे थे तब हम लोग हॉरिजॉन्टली गए थे ना। कैपिटल एक्स जब लिखा तब हमने तब क्या लिखा? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। फिर जब कैपिटल वाई लिखा तब क्या लिखा? एक्स साइन थीटा प्लस एक्स माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। सही है। अगर तुम्हें स्मॉल एक्स लिखना है ना तो अब हॉरिजॉन्टली जाओ। तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स कॉस थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है? इस टेबल से तुम लोग ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हो। और स्मॉल वाई क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। तो ये टेबल अगर याद कर लिया तो फिर लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है इन शिफ्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। जिसने प्रूफ भी पढ़ा है ना उसको भी ये टेबल याद ही करना पड़ता है जिसने प्रूफ नहीं पढ़ा उसको भी याद ही करना पड़ता है। तो दोनों तरफ से अगर याद ही करना है तो प्रूफ जाए भाड़ में, कोई नहीं पूछ रहा प्रूफ, ऐसे ही याद कर लो टेबल, ठीक है। तो टेबल याद हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, लाइफ झिंगा लाला। चलो क्वेश्चन करते हैं अब इस पर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और कर दो यार क्वेश्चन को, तुम लोगों के भरोसा है मुझे, तुम लोग कर दोगे। आई बिलीव इन यू, ठीक है। हा जेई जेई, जैसे जैसे जेई पास में आता है ना एकदम धड़कने से बढ़ती जाती है। क्या होगा मेरा मेरा होगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या रैंक आएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मुझे रोज़ ऐसे मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, जिन्हें मैं आंसर भी करता हूँ कि भाई मैंने नहीं पढ़ा, क्या करूँ मैं। उनको फिर मैं सजेशन देने की कोशिश करता हूँ कि नहीं ये करो वो करो, ठीक है, जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ। तो तुम लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज किया करो, ठीक है। एकदम ऐसे दिल में रख के मत बैठो। मैं हूँ तुम लोगों के लिए, मैं बता दूंगा तुम लोगों को क्या करना है। मुझे पता है कि ये टफ़ फेज़ होता है लाइफ का, पता नहीं चलता क्या करना है, बट एक सजेशन हमेशा याद रखना कि ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से कुछ गेन नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी गेन नहीं होगा, ठीक है। ज़ीरो प्रॉफिट है ओवर थिंकिंग करते हुए बैठने में, बट पढ़ने से होगा। तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ओवर थिंकिंग कम किया करो। कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल के, तो वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो यार, अच्छा लगेगा, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी देखो, इक्वेशन ऑफ ए कर्व रेफर टू गिवन सिस्टम ऑफ एक्सिस इज, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है कर्व की। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है अगर हमने एक्सिस को रोटेट किया थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अपना टेबल याद है सबको, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। टेबल क्या था, बोलो टेबल क्या था, किस किस को याद है टेबल? कॉस थीटा साइन थीटा और फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा।
अब मुझे देखो, अब मुझे इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मुझे क्या करना है, मुझे इस कर्व की इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालनी है। तो अगर मैं कैपिटल एक्स लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे रिप्लेस किसे करना है इक्वेशन में, मुझे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखूंगा। क्यों, समझ में आया? क्योंकि मुझे रिप्लेस किसको करना है इक्वेशन में, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को रिप्लेस करना है, तो इसलिए मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखूंगा। स्मॉल एक्स क्या आएगा, देखो स्मॉल एक्स एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो एक्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई रूट टू, सही बात है। और वाई साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई रूट टू। और वाई क्या आएगा, वाई आएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 1/√2 है, क्योंकि हम एंगल थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री के लिए साइन थीटा भी 1/√2, कॉस थीटा भी 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा बट देख सकते हो ना कि y हो जाएगा x/√2 प्लस कैपिटल y/√2। ठीक है, मेरी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बट ईजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। वैसे भी इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो तो x और y को रिप्लेस कर दो यार इनसे। इक्वेशन क्या है 3x² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल टू 10, ये तुम्हारी इक्वेशन है ना। तो स्मॉल x को रिप्लेस कर दो x/√2 माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा x/√2 माइनस y/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ x/√2 माइनस y/√2, और y का वैल्यू x/√2 प्लस y/√2, तो ये हो जाएगा x/√2 प्लस y/√2 प्लस 3y² तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ x/√2 प्लस y/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है इक्वल्स टू 10। तो बस इनको एक्सपांड कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्सपांड करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा x²/2 यानी कि 3x²/2 प्लस 3y²/2। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से जो 2ab आएगा वो माइनस 2ab होगा, यहाँ से जो 2ab आएगा वो प्लस 2ab होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा ना। तो लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे आपस में वैसे भी। तो गोली मारो 2ab को। आगे क्या हुआ प्लस 2 a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो x²/2 माइनस y²/2। सिमिलरली ये आएगा प्लस 3x²/2 प्लस 3y²/2 इक्वल्स टू 10। अब चलो सबको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं कर दो। देखो x²3x²/2 प्लस 3x²/2 6x²/2 और प्लस 2x²/2 यानी कि 8x²/2, 3y²/2 प्लस 3y²/2 6y²/2 माइनस 2y²/2 यानी कि प्लस 4y²/2 इक्वल्स टू 10। क्या करोगे अब, सब में से 2 से पहले इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से अगर 2 मैं कॉमन लूँगा तो ये आएगा 2x² प्लस y² इक्वल टू 5, और ये होगी तुम्हारी इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। खत्म बात। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में जिसको टेबल याद है, दिस इज गॉड। ठीक है, यही भगवान है। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम भगवान को, मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम भगवान को ढूंढ कहाँ रहे हो यही तो टेबल हमारा भगवान है। रोटेशन ऑफ एक्सिस सोचो, इतना हार्ड टॉपिक है, हार्ड मतलब उसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा हार्ड है, उसमें तुम्हें एक टेबल से सब कुछ आ रहा है, तो यही भगवान है। मत ढूंढो भगवान को और कहीं पे, जय भोलेनाथ नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं, मतलब हमारे लिए तो यही भगवान है ना, जो हमारा काम आसान करे वही हमारे लिए भगवान। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। याद है सब लोग को डिस्टेंस फार्मूला, अगर कोई पॉइंट है P x1 y1 और दूसरा कोई पॉइंट है Q x2 y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, 10th में पढ़ रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ा छोड़ दो भाई जेई। ठीक है, जाके खेत में काम करो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नहीं, मैं कोई फार्मर्स की बेइज्जती नहीं कर रहा, वरना पता चला यार आजकल कॉन्ट्रोवर्सीज भी ऐसी हो रही है ना कि कुछ बोल दो ना उसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है ठीक, तो ऐसे ही मैंने बोला था, वरना यहाँ पे पता चला इस पे कंट्रोवर्सी बना दी कि देखो आईआईटी के स्टूडेंट ने कर दी फार्मर्स की बेइज्जती। नहीं, फार्मर्स भगवान होते हैं, जय जवान जय किसान। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद है सबको डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स का। ठीक है, चलो अगली बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो प्रूफ्स में देने वाला हूँ नहीं, प्रूफ्स देखने हैं चैनल पे मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, वहाँ पे जाके प्रूफ्स देख लो। प्रूफ्स लेक्चर में नहीं होंगे क्योंकि एग्जाम में प्रूफ्स पूछता भी नहीं है, प्रूफ्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट हम लोग कर रहे हैं वन शॉट, तो प्रूफ्स नहीं होंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये सबको याद रखने ही पड़ते हैं, तुम लोगों को भी याद रखने ही पड़ेंगे।
ट्राइंगल दिया है जिसके तीनों वर्टाइसेस है, मान लो ए बी सी, x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर उसके बाद x2 इंटू y3 माइनस y1। अब इसको याद रखने का मैं ट्रिक भी बता दूंगा तुम लोग को, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला मॉड में। कैसे याद रखना है इसको? देखो 1 2 3, x1 लिया y2 माइनस y3, उसके बाद x2 लिया y3 माइनस y1, उसके बाद x3 लिया y1 माइनस y2। सब कुछ साइक्लिक है, सब कुछ कैसे है? साइक्लिक। तो इसको याद रखने का ये एक तरीका है। या फिर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर इसको लिखोगे, सेम फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1, ऐसे आएगा सेम फॉर्मूला डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म को भी याद रख सकते हो या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। वैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ऊपर वाला ही फॉर्मूला आना है, तो ऊपर वाला याद रख लो ना साइक्लिक ऑर्डर में। याद रखने के लिए वैसे कुछ हार्ड है भी नहीं। चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। करो ये वाला क्वेश्चन। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? सभी क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है? ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए 2-3 मिनट बैठ जाऊंगा, वही काम है क्या मुझे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना है जिसके वर्टाइसेस ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो पहले x1 y1 x2 y2 मान लो पहले कुछ, ठीक है? तो मान लो ये x1 y1 है, ये पहले मान लेना है क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या x1 है, क्या x2 है, क्या x3 है। तो ये पहले तुम लोगों को मान लेना है कि x3 y3। अब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू यानी t इंटू y2 माइनस y3, तो t प्लस 2 माइनस t, देख रहे हो, प्लस x2 क्या है? t प्लस 2 इंटू y3 माइनस y1। अब y3 क्या है? t माइनस y1 क्या है? माइनस t माइनस 2 यानी माइनस t प्लस 2, ठीक है? और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो t प्लस 3 इंटू y1 माइनस y2 क्या होगा? y1 है t माइनस 2 और माइनस y2 क्या होगा? माइनस t और माइनस 2, ठीक है? चलो ये होगा अपना ट्राइंगल का एरिया। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे अपन लोग तो ये आएगा t इंटू 2 प्लस t प्लस 2 इंटू 2 प्लस t प्लस 3 इंटू माइनस 4, हाँ -4। और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा फर्दर तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2t प्लस 2t प्लस 4 वत्स माइनस 4t माइनस 12 वत्स। और देखो -4t से 2t कैंसिल हुआ, आया क्या आंसर? 1/2 इंटू मॉड ऑफ -8, और -8 का मॉड होता है 8 और हाफ इंटू 8 4। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? 4 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऐसा दे देंगे पॉइंट्स और बोल देंगे कि एरिया इज डिपेंडेंट ऑन टी, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टी, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्या होगा आंसर? इंडिपेंडेंट ऑफ टी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। अब करो थोड़ा सा अपन लोग पसीना पोंछ देते हैं यार। तुम लोगों के लिए फ़ैन भी ऑफ करना पड़ता है क्योंकि क्या पता साउंड आ जाए फ़ैन का बीच में ही, इस वजह से। तो वैल्यू हार्डवर्क, मेरा भी हार्डवर्क वैल्यू करो, खुद भी हार्डवर्क करो और एक बार सेलेक्ट हो जाओ जेई में, फिर मुझे बताना कि सर थैंक यू सर, आपकी वजह से सिलेक्ट हो गया। इस वजह से मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, 56 इंच का सीना हो जाएगा मेरा भी। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 3,4 एंड 5,-2। तो ए और बी ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दी गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ पी ए इक्वल्स टू पी बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 10 स्क्वायर यूनिट। तो 2 कंडीशन यहाँ पे दी है। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब पहली कंडीशन क्या दी है? पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो पी का डिस्टेंस फाइंड कर लो। ए पॉइंट से क्या होगा? रूट ऑफ x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर, सही है? तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया मैंने, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, क्यों? ताकि रूट हट जाए। तो पी ए स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और पी बी स्क्वायर क्या होगा? x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? अगले पेज पे कर लूँ सॉल्व, अगले पेज पे करते हैं। x-3 और y-4, तो x-3 का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x और y-4 का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। किसके इक्वल है ये?
x माइनस 5 और y प्लस 2, तो x माइनस 5 का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और y प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y। सही है। हाँ, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, बची हुई चीज़ों को एक तरफ ले लो, 10x को इधर ले आओ तो ये जो होगा 4x, 4y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -12y। और कांस्टेंट क्या क्या बचे हैं देखो, इधर बचा है 25 कांस्टेंट में और इधर बचा है 25 प्लस 9 29, तो 25 को उधर ले जाओ तो इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 29 माइनस 25 4। सही बात है, 4 अगर कॉमन लोगा तो x माइनस 3y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, ये तुम्हारी है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड चीज़ क्या बोलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 10 स्क्वायर यूनिट, कि ट्राइंगल पी ए बी का एरिया क्या है 10 स्क्वायर यूनिट। पी क्या है अपना x, y, ए पॉइंट क्या है भूल गया मैं, ए पॉइंट क्या है 3,4 और 5,-2, ए पॉइंट क्या है 3,4 और बी पॉइंट है 5,-2। अब ट्राइंगल पी ए बी का एरिया दिया है तो पहले क्या करना है x1 y1 लिख लेना है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अब लिख दो एरिया, 10 स्क्वायर यूनिट है ना तो एरिया 10 है, इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी 4 माइनस -2 6। सही बात है, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो -2 माइनस y। सही बात है, चलो, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो y माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एरिया। तो 20 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 6x और -6 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20। चलो, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 6x माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2y और -26 मॉड में। अब मॉड जब हटता है तो एक बार प्लस आता है एक बार माइनस, तो दोनों की दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है, वरना कुछ सॉल्यूशंस तुम लोग मिस कर दोगे। तो एक बार अगर मैं प्लस लूँगा तो हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 20। तो इक्वेशन क्या आएगी 6x प्लस 2y इक्वल टू 46, यानी 3x प्लस y इक्वल टू 23। ये एक इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन जब मैं माइनस साइन लूँगा, माइनस साइन के साथ इक्वेशन क्या आएगी देखो, 6x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू -20। तो यहाँ से हो जाएगा 6x प्लस 2y इक्वल टू 26 माइनस 26, यानी 3x प्लस y इक्वल टू 3। ये आएगी इक्वेशन दूसरी। तो इन दोनों से दो एक एक सोल्यूशन आएगा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन और ये भी हो जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ही, कि ठीक है। इन दोनों में से एक एक इक्वेशन लेके हम लोग को आंसर फाइंड करना है। तो इक्वेशंस क्या थी पहले, x माइनस 3y इक्वल टू 1, तो x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 23, यहाँ से एक सोल्यूशन आएगा। और x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से दूसरा सोल्यूशन आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना है तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये तुम्हारी दो इक्वेशंस आ गई। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, तो 10y इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 3 20 के, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 2। y का वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, x माइनस 3y इक्वल टू 1 है ना, तो x माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 7। तो एक तो सोल्यूशन आया तुम्हारा 7,2। दूसरा सोल्यूशन कहाँ से आएगा, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन को फिर से अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x माइनस 9y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के। इन दोनों को फिर तुम्हें सॉल्व करना है, ऊपर से नीचे को माइनस करो, तो 10y इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी y इक्वल टू 0। y को 0 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो 3x इक्वल टू 3, यानी कि हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 1। तो एक सोल्यूशन आया 7,2, दूसरा सोल्यूशन आया 1,0। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है ना सबको? एक वाला सोल्यूशन होगा 7,2 और दूसरा सोल्यूशन होगा 1,0। दोनों में से जो भी दिया हो आंसर में वो लिख के आना है। मल्टीपल करेक्ट में आ गया, दोनों के दोनों आंसर्स होंगे। तो मल्टीपल करेक्ट में अगर किसी ने यहाँ पे मॉड नहीं लिया है, अगर किसी ने मॉड नहीं लिया तो उसको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, और जहाँ पे तुम्हें +4 +5 मिलने चाहिए थे वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे +1 या फिर +2 पार्शियल मार्किंग के हिसाब से। तो क्या करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग रहना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मॉड आता है तो आता ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें, मॉड है तो है। चलो आगे चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अब पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक्शन फॉर्मूला होता है डिवीजन के लिए। मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर मैंने बीच में ही कोई पॉइंट ले लिया, तो बीच वाला पॉइंट क्या करेगा, उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में इंटरसेक्ट कर देगा, बांट देगा किसी रेशो में। तो किस रेशो में बांटता है उसके हिसाब से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, वही हमें सेक्शन फॉर्मूला बताता है।
तो यहाँ पे एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, पहले इंटरनल डिवीजन पढ़ते हैं, फिर देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। अगेन इसके प्रूफ्स बताए हुए हैं मैंने, जाके वो वाला वीडियोस देख सकते हो, बट जो प्रूफ्स भी देखता है उसको भी फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो फॉर्मूले याद ही करने हैं। देखो मान लो 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और इस ए बी लाइन पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये P पॉइंट जो है ना वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m:n। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m इंटू y2, याद रखने में कितना आसान है, प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल मतलब पॉइंट जो है वो उन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हुआ इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन मतलब जब पॉइंट ए और बी के बाहर लाई करता है। अब तुम बोलोगे कि सर जब बाहर लाई करता है तो कैसे डिवाइड करेगा ए और बी को? देखो ना कैसे करेगा वही तो बताने के लिए मैं बैठा हूँ। मान लो ए और बी ऐसे, अब पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं है, तुमने ए या बी को किसी को पहले प्रोड्यूस कर दिया है थोड़ा सा आगे, और पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे पी। ठीक है, अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और पी जो है अपना उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम लोग x, y। तो अब किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो ये जो पी ए है, देखो पहले भी हम लोग पी ए को m लेते थे ना, तो यहाँ पे भी तुम्हें पी ए को ही m लेना है और पी बी को लेना है n। तो हम लोग बोलते हैं कि ये m:n के रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस बार? तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें प्लस दिख रहा है ना इंटरनल वाले में, वहाँ वहाँ पे माइनस कर दो, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। सही है, ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चन करें इस पे। टढ़ाऊँ, यह है क्वेश्चन आपके सामने। हाँ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए और बी दो पॉइंट्स है और डी कोई पॉइंट है ए बी पे जो कि प्रोड्यूस किया गया है टुवर्ड्स बी, सच दैट ए डी इक्वल्स टू 3ab। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने डायग्राम बना लिया किसी क्वेश्चन का, मतलब लगभग आधा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर एक बार डायग्राम बन गया अच्छे से तो फिर आधा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म है। फिर लॉजिक लगा के फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ होगी। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो ए और बी दो पॉइंट्स है, ठीक है। अरे ये मिट भी नहीं रहा अब चलो ठीक है, अरे मिट गया। ये क्या चल रहा है? ए और बी दो पॉइंट्स है, ए पॉइंट्स है 1,1 और बी पॉइंट है 2,-3। आगे क्या बोला है कि D इज़ ए पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड टूवर्ड्स बी, यानी ए बी को मैंने बी की टूवर्ड्स प्रोड्यूस किया है, और D ऐसा कोई पॉइंट है जो ए बी पे ऐसे लाई करता है। अब बोला है कि ए डी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी ये जो ए डी है ना, ये ए डी है 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ए डी क्या है? 3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अगर मैं ए बी को x मान लूँ तो ए डी क्या हो जाएगा? 3x। ए डी टोटल 3x है, तो बी डी क्या आएगा? 3x माइनस एक्स, यानी कि 2x। समझ रहे हो इस चीज़ को? देख पा रहे हो इस चीज़ को? तो देखो बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट अब ए डी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ पे एक तरीका इसको सॉल्व करने का कि हम लोग मान सकते हैं कि डी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, या फिर हाँ तुम लोग ये देख सकते हो कि बी जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए डी को इन द रेशियो 1:2। सही बात है। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। मान लो डी के कोऑर्डिनेट्स है कुछ h, k, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,-3 किसके इक्वल आएंगे? इंटरनल डिवीजन चल रहा है यहाँ पे, बी इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए डी को, तो mx2 तो 1 इंटू h प्लस nx1 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 यानी कि 3, my2 यानी कि 1 इंटू k प्लस ny1 तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n 3। खत्म है यहाँ से। h प्लस 2/3 इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? k प्लस 2/3 इक्वल टू -3।
ठीक है। तो h+2 इक्वल हो जाएगा 3 × 2 6 के, तो h का वैल्यू आएगा यहाँ से 4, और k+2 इक्वल आएगा 3 × -3 -9 के, तो k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा -11। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4, -11। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देख रहे हो ना, डायग्राम एक बार बना लिया तो मैं मानता हूँ कि आधा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वहीं पे ख़त्म है, एक बार अगर अच्छे से डायग्राम बन गया तो। चलो आगे करते हैं सॉल्व, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो अब। डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें रेशो फाइंड करना है जिनमें अपनी लाइन जो है डिवाइड करती है इस सेगमेंट को। डायग्राम बना लूँ पहले, देखो सेगमेंट किस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, 1, 3 और 2, 7। लाइन क्या है, 3x + y - 9 = 0, ये है लाइन। तो हमें फाइंड करना है कि ये लाइन हमारे सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो एक तरीका है, तो मान लो m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे इन टर्म्स ऑफ mn। सही बात है, इन टर्म्स ऑफ mn कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद अब ये जो पॉइंट है ये अपनी इस लाइन पे लाई करता है, तो इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और ये जो लाइन बन रही है 1, 3 और 2, 7 से इस वाली लाइन पे भी लाई करता है, तो इसके भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। वहाँ से दो वेरिएबल, 2 इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, सबके दिमाग में यही तरीका आया था, यही अप्रोच आई थी m/n मान के। बट इससे भी एक अच्छा तरीका है यहाँ पे, क्या कि तुम m/n ना मानो, m/n मानोगे तो 2 वेरिएबल्स आ रहे, उसकी जगह पे क्या हम लोग एक वेरिएबल रख सकते हैं। क्या मानोगे, λ/1 मान लो ना, कि ये मान लो कि ये जो लाइन है λ/1 के रेशो में डिवाइड कर। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, मान लो लैम्डा का वैल्यू आया 3/4, तो तुम्हारा ये जो डिवाइड करे किस रेशो में क्या आ जाएगा, रेशो 3/4:1, यानी इसको फिर लिख सकते हो 3:4। देख पा रहे हो, तो जो हम m/n मानने वाले थे ना, वो हम लोग λ/1 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब तुम्हें बस एक वेरिएबल में डील करना है। आ रही है बात समझ में, दिमाग लगा रहे हो। तो m/n मानने की जगह तुम λ/1 मानोगे। और ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चंस में करनी है, जहाँ पर भी ऐसा दिख रहा हो कि 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, वहाँ पे ये ले लेना है। ठीक है, चलो λ/1 मानेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, mx2 यानी कि λ × 2 2 लैम्डा, प्लस nx1 1 × 1 1, तो +1 डिवाइडेड बाई λ+1। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, λ × 7 यानी कि 7 लैम्डा, प्लस 1 × 3 3 डिवाइडेड बाई λ+1। देखो ये आ गए ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट है ये p। अब ये पॉइंट p इस वाली लाइन पे लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3x + y - 9 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। x की जगह पे क्या रख दोगे, 2 λ + 1 डिवाइड बाई λ+1, प्लस y की जगह पे क्या रख दोगे, 7 λ + 3 डिवाइड बाई λ+1, 7 λ + 3 डिवाइडेड बाई λ+1, -9 = 0। तो अब ये क्या आएगा, एलसीएम λ+1 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 λ + 3 प्लस 7 λ + 3, और λ+1 अगर एलसीएम लूँगा तो मैं तो -9 λ -9 = 0। तो क्या आ रहा है देखो, 6 λ + 7 λ 13 13 - 9 λ 4 λ, और 3 and 3 6 6 - 9 -3 = 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया, 3/4। एक्चुअली मुझे आंसर नहीं पता था, ठीक है, माँ कसम मुझे आंसर नहीं पता था इसका मैंने यहाँ पे बस एग्जाम्पल ले लिया था 3:4, बट आंसर 3/4 आया। तो अपना रेशो क्या हो जाएगा, λ/1, λ/1 मतलब 3/4:1, यानी कि रेशो आएगा 3:4। तो जो लाइन है वो हमारी सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी, 3:4। अब ऐसा हो सकता है कि लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, लैम्डा का वैल्यू आ जाए -3/4। तो अब तुम कहोगे कि सर ये क्या चीज़ आ गई, ये तो नेगेटिव आ गया। तो जब भी नेगेटिव साइन आता है ना, उसका मतलब है कि वो लाइन उस सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, मतलब एक्सटर्नली 3:4 के रेशो में डिवाइड कर रही है। यानी कि तुम्हारी सेगमेंट है कुछ ऐसी, और लाइन यहाँ पर है जो कि इस सेगमेंट को एक्सटेंड करने पे डिवाइड कर रही है। तो माइनस आंसर आ गया मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, प्लस आंसर आ गया मतलब इंटरनल डिवीजन। क्लियर है सबको। चलो आगे चले फिर, चलो या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले ले अब। हा, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। मेरे 3 सेमेस्टर वैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब अभी 4था सेमेस्टर चल रहा है। तो 1 साल में 3 सेमेस्टर कर लिए हमने, जबकि एक्सपेक्टेड ये होता है कि तुम लोग 1 साल में बस 2 सेमेस्टर करो।
तो तुम्हें पता चल रहा होगा कितना हमें भगाया गया है। अब सिर्फ 2.5 साल बचा है कॉलेज में, और कॉलेज जाके पता भी नहीं चला यार कि 1 साल कहाँ बीत गया। अब तो दिसंबर चल रहा है, ये साल ख़त्म हो गया 2022, कुछ नहीं किया इस साल में। ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म होते चली जा रही है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम्स के टेंशन मत लो। मैंने तो कभी दिए ही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स अपनी लाइफ में 12th के, क्योंकि हम लोगों को कोरोना की वजह से ऐसे ही पास कर दिया था। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोगों को 75% क्राइटेरिया ना हो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स का टेंशन नहीं रहेगा उससे। तो अच्छे से करना। अब अच्छे से पढ़ लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद देखते हैं आगे की चीज़ें। सबसे पहले आता है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सबको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस मतलब एक वर्टेक्स से दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पे जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं मीडियन। तो मान लो ये ट्राइंगल है ABC, तो A से BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तुम तो ये एक मीडियन हुआ। B से AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये दूसरा मीडियन, और C से AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये तीसरा मीडियन। तो ये जो तीनों मीडियन है ना, ठीक है, ये जो तीनों मीडियन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अगर मान लो A है x1, y1, B है x2, y2, और C है x3, y3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ठीक है, ये होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, फॉर्मूले से भी इंपॉर्टेंट है। डिराइव कैसे होता है? तो ये इसको हाफ में डिवाइड करता है, तो 1:1 के रेशो में। इंटरनल फार्मूला अगर लगा दोगे सेक्शन का, सेक्शन फार्मूला यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का, तो 1:1 है ना, तो ये उसको हुआ इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? 1:1 है तो x2 + x3/2 और y2 + y3/2। अब अगेन यहाँ पे एक नोटिंग पॉइंट आता है। नोटिंग पॉइंट क्या आता है कि जो तुम्हारा सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को डिवाइड किस रेशो में करता है? 2:1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे अगेन तुम सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, G जो है वो GAD को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:1। तो वहाँ से G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो सेक्शन फॉर्मूला से, जो कि तुम्हें मिल जाएंगे ये वाले x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ऐसे इसका डेरिवेशन है। समझ में आया सेंट्रॉइड? उसके बाद सर्कम सेंटर। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा, सर्कम सेंटर और उसके बाद शायद ऑर्थो सेंटर का है ना, एक बार देखने दो। हाँ, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की जो फॉर्मूले अब मैं बताऊंगा उनका यूज़ नहीं है, उनका मैंने कहीं पे यूज़ नहीं देखा अपने जेई के टाइम पे। बस ऐसे दिए गए हैं फॉर्मूले, अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, मान लो पता नहीं यार आजकल जेई में इतने सारे सेट्स बनते हैं, तो इतने सारे सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन बनाना हार्ड होता है, तो वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस तुम्हें कर देना है। सर्कम सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है? सेम अपना ट्राइंगल, यही ट्राइंगल होगा हमेशा। ठीक है, ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3, सही है। और उसके बाद A की जो अपोजिट साइड है, A की जो अपोजिट साइड है ना, कैपिटल A की, उसको मैं बोल दूंगा स्मॉल a, साइड लेंथ को, BC की लेंथ को स्मॉल a। B के अपोजिट जो AC की लेंथ है उसको मैं बोल दूंगा स्मॉल b, और AC के अपोजिट जो साइड लेंथ है उसको मैं बोल दूंगा स्मॉल c। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। ये क्या है? स्टैंडर्ड कन्वेंशन। तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 × sin 2a + x2 × sin 2b + x3 × sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a + sin 2b + sin 2c। अब तुम यहाँ से सिमेट्री से तुम ये भी पता कर सकते हो कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्रेडिक्ट भी कर सकते हो तुम। तो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं y1 × sin 2a + y2 × sin 2b + y3 × sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a sin 2b sin 2c। ठीक है, ये हो जाएंगे y कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली सर्कम सेंटर होता क्या है पता है किसी को? सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जो तुम्हारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन, कि मान लो अगर ये कोई ट्राइंगल है,
तो इस ट्राइंगल में तीनों साइड के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो साइड को बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, ऐसे, फिर ये ऐसा कुछ यहाँ पे, और फिर ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला, जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। और एक सर्कम सेंटर का डेफिनेशन क्या है कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से जाता हुआ जो सर्कल होता है ना, तीनों वर्टेक्स से जाता हुआ जो सर्कल होता है, उसके सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर, और इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल। तो ये उसका एक और डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर सर्कल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसका सेंटर हो जाएगा सर्कम सेंटर। ठीक है, अगली चीज़ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। कितना अमेजिंग है ना कि ये जो सभी पॉइंट्स होते हैं, ये जो सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, चाहे वो मीडियंस हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, या फिर अल्टीट्यूड्स हो। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, शायद इसका भी कुछ प्रूफ होगा कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका भी प्रूफ होगा प्योर मैथमेटिक्स में। बहुत अच्छा होता है प्योर मैथमेटिक्स, चलो, जो आरएमओ आईएनएमओ के लिए पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। जैसे मान लो मैंने इससे यहाँ पे अल्टीट्यूड डाल दिया, इस वाली लाइन पे, इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पे अल्टीट्यूड, और इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पे अल्टीट्यूड। तो ये जो तीनों अल्टीट्यूड्स है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का जो तरीका है वो हम लोग थोड़ा सा ही आगे पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन में, इसी लेक्चर में। बट इसका एक नॉर्मल जनरल फार्मूला भी है, उस पर भी क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने क्या किया, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर पे क्वेश्चन नहीं आते इस फार्मूले पे, बट अगर कभी आ जाए तो इसलिए फार्मूला तुम्हें याद रहना ज़रूरी है। तो ऑर्थो सेंटर का फार्मूला क्या होता है? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। और y कोऑर्डिनेट तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, ये जो नोट्स है ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलो, नोटिंग पॉइंट। एक नोटिंग पॉइंट जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी के सभी सेंटर्स क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे होता है ना सभी के सभी सेंटर्स। तो किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं किसी भी ट्राइंगल में एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी के सभी सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तीनों एक लाइन में होते हैं, और जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या करता है? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो एक इंडिया में कारपोरेशन है ओजीसी, ओजीसी यानी ऑयल गैस कारपोरेशन, ऑयल गैस कारपोरेशन। बट हमारे मैथमेटिक्स में ओजीसी का मीनिंग क्या है? ओजीसी का मीनिंग है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। देखो हमारे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि पता नहीं चलता सेंट्रॉइड कहाँ पे है, सर्कम सेंटर कहाँ पे है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है। तो ओजीसी, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ओजीसी, और रेशो क्या है? 2:1। ठीक है, तो ओजीसी इस वाले ट्रिक से इसको तुम याद रख सकते हो। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑयल गैस कारपोरेशन, ओजीसी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं। इन सेंटर, अब इन सेंटर और एक्स सेंटर के जो फॉर्मूलेज है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ध्यान दो। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर नाम से ही पता चल रहा है, इन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या फिर एक तरीके से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो ट्राइंगल है अपना ABC,
ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है पहले से ही कि ये जो बाइसेक्टर्स है एंगल के या फिर मीडियंस हो सभी एक ही पॉइंट पे। तो अगर ए का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा मतलब ए एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, बी का एंगल बाइसेक्टर जो बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और सी का एंगल बाइसेक्टर, तो ये तीनों भी एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इन सेंटर आई। ठीक है, इन सेंटर। और इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का। क्या किसी को याद है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला? तो ये होता है ए एक्स वन, ए क्या है यहाँ पे, साइड लेंथ ऑपोजिट टू एंगल ए, प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इन सेंटर का, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये होते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये सभी फॉर्मूलेज याद करने यार, याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, याद करने ही पड़ेंगे। अगली चीज़ आती है एक्स सेंटर। तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग सी चीज़ है एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर देख लो क्या होता है। एक्चुअली ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, ये ए बी सी। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी साइड को अगर इधर एक्सटेंड कर दिया और ए सी साइड को भी एक्सटेंड कर दिया। और अगर अब मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लूँगा, देखो ये एक्सटर्नल वाले का, इसलिए इनको एक्स सेंटर कहा जाता है। फिर अगर मैंने इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर लिया और ए का भी एंगल बाइसेक्टर लिया ऐसे, तो ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिनको हम कहते हैं एक्स सेंटर। तो मान लो ए के ऑपोजिट है तो इसको मैं I1 कह देता हूँ। अब I1 देखो ए के ऑपोजिट है ना, ए एंगल के ऑपोजिट है, तो इस I1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स याद है तो क्या काम करना है, बस ए के ऑपोजिट है तो ए वाले को माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने क्या कहा, ट्राइंगल में 3 एक्स सेंटर होते हैं। देखो बी के ऑपोजिट भी एक एक्स सेंटर में ड्रॉ कर सकता हूँ। बी के ऑपोजिट देखो, बी के ऑपोजिट एक्स सेंटर कैसा होगा, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो अब मैं एक्सटेंड करूँगा इसको, ए बी को और बी सी को। तो इस वाले इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर और बी का एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स सेंटर। तो बी के ऑपोजिट को मैं कुछ बोल देता हूँ I2। अब क्योंकि ये बी के ऑपोजिट है तो इन सेंटर के फॉर्मूले में बी वाले को माइनस कर दो। तो ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। और ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। समझ में आया? ऐसे तुम लोग सी के ऑपोजिट भी अगर एक्स सेंटर है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही है इन सेंटर एक्स सेंटर वाली बात? फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। फिर उसके बाद इन सेंटर का फॉर्मूला और एक्स सेंटर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को कैलकुलेट करने का अलग मेथड है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलो लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल में, वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और इस चीज़ में क्या इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अगर तुम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो ना, मान लो ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी और मैंने ए का एंगल बाइसेक्टर कुछ ड्रॉ किया ए डी, जो कि ए के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी कि ये जो रेशो है ए बी बाई ए सी, ये इक्वल होगा बी डी बाई डी सी के। ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सिमिलरली अगर बी का तुम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, देखो बी का मैंने अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इस बार क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। इस बार ए बी बाई बी सी किसके इक्वल आएगा, देखो ए बी ले आया ना, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है ये, ए बी के करस्पॉन्डिंग है ये, तो ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये वाला देखो क्वेश्चन पहला तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, स्मार्टफोन स्क्रीन के ऊपर, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो, इफ वर्टेक्स ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज 3,5, सेंट्रोइड इज -1,2, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बहुत ही चिंदी सी चीज़ है। क्या दिया है, वर्टेक्स ए दिया है ट्राइंगल का 3,5,
ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है 3,5 ए वर्टेक्स। और बी सी का तुम्हें मिड पॉइंट पता है, बी सी का मिड पॉइंट दिया है क्या -1,2, नहीं सेंट्रॉइड दिया है ना, सॉरी देखो ए दिया है, उसके बाद सेंट्रॉइड दिया है, सेंट्रॉइड क्या है -1,2, और तुम्हें बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है कुछ डी। हमें पता है कि सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, तो लगा दो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। डी के कोऑर्डिनेट्स मान लो कुछ h, के, तो mx2, ठीक है, mx2 प्लस nx1, तो 1 -1,2 किसके इक्वल हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 यानी कि 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि 3, और my2 यानी कि 2 इंटू के प्लस ny1 यानी कि 1 इंटू 5 डिवाइड बाई m प्लस n। खत्म करो ना 2h प्लस 3/3 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से आ जाएगा 2h प्लस 3 इक्वल टू -3, यानी 2h इक्वल टू -6 और h इक्वल टू हो जाएगा -3। k का वैल्यू क्या होगा देखो, 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2, यहाँ से होगा 2k प्लस 5 इक्वल टू 6, 2k इक्वल आ जाएगा 6 - 5 1k, यानी यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ख़त्म करो ना ख़त्म, -3 और 1/2 ख़त्म, ठीक है। ऐसे मैथ में ना ऐसे रहना है एकदम रॉक स्टार की तरह, प्ले बॉय की तरह कि आजा दिखा देता हूँ तुझे क्या होगा क्या ही कर लेगा तू मेरा चलो अगला क्वेश्चन देखते, ये वाला क्वेश्चन करो। जेई आ रहा है थैनोस की तरह, आई एम इनएविटेबल, तो अपन लोगों को आयरन मैन बन जाना है और बोलना है कि एंड आई एम आयरन मैन ठीक है। देखो द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर -1, -7, बी सी दिया है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स द साइड ए सी इन डी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। जो भी दिया हो कर लेंगे अपन लोग, बोल दो उनको कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। क्या कर लेगा बे तू, देखो ए पॉइंट क्या है -1, -7, बी पॉइंट क्या है 5, 1 और सी पॉइंट क्या है 1, 4। हमने क्या किया, हमने बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऐसे, ये ए सी को मीट किया डी पॉइंट पे। अब हमें ए डी का लेंथ फाइंड करना है, हमें क्या करना है, हमें ए डी का लेंथ फाइंड करना है। क्या करोगे यहाँ पे, बोलो क्या करोगे यहाँ पे लगा दोगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पहले ए बी और बी सी का लेंथ फाइंड कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से 5 - -1 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 10। और सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला से बी सी का लेंथ क्या आएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही बात है, जो कि हो जाएगा 5। तो ए बी आया 10, बी सी आया 5। तो हमें पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कि ए बी बाई बी सी किसके इक्वल होगा। देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है ए डी, तो ए डी डिवाइडेड बाई डी सी के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए डी बाई डी सी क्या है, ए बी बाई बी सी यानी 10/5 जो कि इक्वल है 2:1 के। यानी कि अपना जो डी पॉइंट है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:1। सही बात है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ए क्या है -1, -7 है, इसके बीच में कहीं पे डी पॉइंट है और अदर एंड पे सी पॉइंट है 1, 4। और ये जो डी है ए सी को डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशो में। सेक्शन फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, mx2 यानी कि 2 × 1 2 और 1 × -1 डिवाइड बाई 2 + 1 3 और 2 × 4 8, 1 × -7 डिवाइड बाई 3। ख़त्म हो गया, ख़त्म करो ना 1/3, 1/3 है क्या था इसमें, है क्या कुछ इसमें, कुछ नहीं है इसमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं। एक बार तुमने डायग्राम बना लिया, सभी के सभी फॉर्मूलाज तुम्हें याद है, ख़त्म है वहीं पे क्वेश्चन। डायग्राम फॉर्मूला ख़त्म, डायग्राम फॉर्मूला ख़त्म, डायग्राम फॉर्मूला ख़त्म चलो आगे पढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ ए लाइन। और चिंता मत करो, लेक्चर अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लगभग शायद आधा घंटा लगना चाहिए, आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो टोटल शायद 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। और 2 घंटे में देखो हमने क्या कुछ कवर नहीं किया। हमने सबसे पहले तो देखा डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर उससे पहले हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी कर लिया। उसके बाद हमने सभी सेंटर्स कर लिए ट्राइंगल के, स्लोप कर रहे हो अब, इसके बाद तुम लोकस करोगे। तो इतना सब कुछ 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है। क्या कोई और है इस पृथ्वी पे जो ये कर सकता है? नहीं, मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं चलो कर सकता है शायद। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? स्लोप मतलब स्टिफनेस। स्लोप मतलब क्या? स्टिफनेस, यानी कि तुम्हारी लाइन कितनी स्टिफ है, कितनी वर्टिकल है। तो स्लोप को मेजर करते हैं टैन थीटा से। स्लोप को किससे मेजर करते हैं? टैन थीटा से, जहाँ पे थीटा एंगल होता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर किसी को ये नहीं पता अब तक, तो तुम्हारे लिए जेई नहीं है ऑनेस्टली। अगर तुमने अब इतना सब कुछ पढ़ लिया और तुम्हें ये नहीं पता कि स्लोप टैन थीटा होता है, तो तुम्हारे लिए है ही नहीं जेई तो अगर ये एक लाइन है, ये लाइन एंगल थीटा बन रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होगा? टैन थीटा।
ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल है ये तुम्हें हमेशा लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो एंगल थीटा जो है वो 0 और 180 के बीच में लाई करता है। एंगल थीटा किसके बीच में लाई करता है? 0 और 180 के बीच में। 180 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, पता है ये चीज़ सबको। तो तुम्हारा एंगल थीटा ऐसा हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर तुम्हारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। और तुम्हारा अगर मान लो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मान लो अगर तुम्हारी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो थीटा एंगल क्या है विद पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस? जीरो, तो स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो tan थीटा जीरो, इसकी वजह से स्लोप इक्वल टू जीरो। और अगर कोई लाइन वर्टिकल है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, तो थीटा क्या हो जाएगा? π/2। tan π/2 किस किस को याद है कि tan π/2 होता है अनडिफाइंड। tan π/2 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो उसके लिए स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, तो अनडिफाइंड एक सही वर्ड लगता है मुझे इन्फिनिटी से भी ज़्यादा। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, चलो जो भी है। आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो मैंने तुम्हें दो लाइंस दे दी L1 और L2 और उनके स्लोप्स है M1 और M2। तो इन दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? क्या होगा? दया। एंगल क्या होगा? दया। तो देखो दया, ठीक है, ACP प्रद्युमन तुम्हें बता रहे हैं कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करोगे। मान लो ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन है L1 और ये तुम्हारी सेकेंड लाइन है L2। ठीक है, ये हमने मान लिया। ये एंगल θ1 एंगल बना रही है लाइन L1 एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो सेकंड लाइन है वो θ2 एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन दोनों के बीच में तुम्हें हमेशा अक्यूट एंगल लेना होता है। कौन सा एंगल लेना होता है? अक्यूट वाला। तो देखो ये एक एंगल है इन दोनों के बीच में, और 180 माइनस थीटा ये भी एंगल है। चलो, अब किसी को अगर एक्सटर्नल एंगल थ्योरम याद है तो θ1 प्लस थीटा इक्वल होगा θ2 के, सही है। θ1 प्लस थीटा इक्वल होगा θ2 के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। अगर दोनों तरफ tan लूँगा तो tan थीटा, तो tan का t मैं कैपिटल लिखता हूँ, उससे मुझे मज़ा आता है एक अलग ही। ये हो जाएगा tan ऑफ θ2 माइनस θ1। तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आएगा? tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। सही बात है, 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। अब तुम्हें पता है tan θ1 क्या होगा? फर्स्ट लाइन का स्लोप। tan θ2 क्या हो जाएगा? सेकंड लाइन का स्लोप। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan थीटा का वैल्यू आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और ये होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा। थीटा अगर दो लाइंस के बीच में एंगल है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब देखो इन लाइन के बीच में एक और एंगल भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो थीटा ही नहीं है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा भी तो एंगल है इन दो लाइंस के बीच में, ये वाला भी तो एंगल है। तो अगर ये वाला एंगल लोगे तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या आएगा? tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो ये वाला एंगल क्या आएगा? ये वाला एंगल आएगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। मानते हो ये चीज़? ठीक है, tan थीटा कैलकुलेट कर लिया था हमने पीछे ही। तो हम लोग हमेशा जो अक्यूट वाला एंगल है वो लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा इन दोनों में से अक्यूट एंगल कौन सा है? तो जिसके लिए tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा वो हमारा अक्यूट एंगल होगा। तो इस वजह से हम लोग ये जो चीज़ है ना m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, ये जो चीज़ है मस्त मस्त, इस मस्त मस्त चीज़ को हम लोग डाल देते हैं मॉड के अंदर कि भाई ये जो m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 है भाई, तो हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू दे दे। क्या होगा उससे? भाई उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल हमें लेना है। ठीक है, तो मॉड लगा कि हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमें एंगल मिल रहा है वो वाला एंगल अक्यूट एंगल है। तो tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे। अब नोटिंग पॉइंट क्या है? नोटिंग पॉइंट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देखो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? दो लाइंस पैरेलल है मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है? जीरो। दोनों के बीच में एंगल जीरो है मतलब tan थीटा इक्वल्स टू जीरो। और इक्वल टू जीरो कब होगा tan थीटा? जब न्यूमरेटर इक्वल हो, यानी m2 माइनस m1 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2। दो लाइंस अगर इक्वल है तो उनके स्लोप क्या हो जाएंगे? इक्वल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तब क्या होगा? तब tan ऑफ π/2 परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच में? π/2। तो tan ऑफ π/2 अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड है इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 1 प्लस
m1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू, तभी तो अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। दो लाइन्स पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। वाह क्या इंग्लिश है, डिड्यूस कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करें अब, करो ये वाला क्वेश्चन अब। If the points 2, 3, 1, 1, x, 3x are co-linear, then find the value of x। ये तीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ए बी सी मान लो तीनों पॉइंट्स को। 2, 3 कोलिनियर मतलब एक लाइन पे है। बी 1, 1 और सी क्या है, x, 3x। अब तीनों अगर एक लाइन पे है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बोलो ना, है ना। एक लाइन पे है तो लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अरे स्लोप में एक चीज़ बतानी रहेगी, देखो स्लोप में एक चीज़ बतानी रह गई। कौन सी चीज़, कि अगर तुम्हें किसी का स्लोप फाइंड करना है लाइन का, अगर तुम्हें किसी लाइन का एक चीज़ बतानी रह गई सच में, देखो वैसे पता होगी ये चीज़ तुम लोगों को, यार इतना जेई का पढ़ लिया है, ये चीज़ पता नहीं होगी क्या, फिर भी चलो देख लो। मान लो ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे दो पॉइंट्स है, इस लाइन पे क्या है, दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2। तो इन दो पॉइंट से लाइन का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो, पता है ना सबको, जेई पढ़ लियो यार तुम। ये पता नहीं है तो बहुत बुरी चीज़ है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, परपेंडिकुलर डाल दूंगा x एक्सिस पे और इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। अब देखो ये टोटल है y2 और यहाँ तक है y1, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। देखो ये टोटल है x2, यहाँ तक है x1, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और स्लोप क्या होता है, tan ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना रही है ये लाइन, तो यहाँ पे भी tan थीटा होगा। तो tan थीटा ऊपर वाले से क्या लिख सकते हो, tan थीटा को लिख सकते हो ऊपर वाले ट्रायंगल से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर तुम्हें दो पॉइंट्स गिवन है x1 x2 और x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप क्या होगा उन दो पॉइंट से, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पता होगा यार, ऐसे भी मत बोलो कि सर नहीं पता था सर इसलिए नहीं कर पाए क्वेश्चन। चलो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू बी सी का स्लोप तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2/1 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 2x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 1। तो 3x माइनस 2x यानी कि x इक्वल टू -2 + 1 -1। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। हमें क्या फाइंड करना था, x का ही वैल्यू फाइंड करना था। हाँ x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, -1। तो तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो स्लोप्स को इक्वल कर देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो अब। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का, देखो मैंने बोला था ना ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का क्वेश्चन, तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, पॉज करके जिसने ट्राई करके क्वेश्चन को कर लिया, आई रियली अप्रिशिएट यू। ए वर्टेक्स है 1,0, बी वर्टेक्स है -2,1 और सी वर्टेक्स है 5,2। और तो सेंटर फाइंड करना है, तो ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, बी से भी परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, सी से भी डाल सकते हो, कोई चीज़ नहीं है। देखो ए डी और बी सी दोनों क्या है, मान लो ऑर्थो सेंटर है कुछ h, k, ठीक है। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो बी सी का स्लोप मैं कुछ लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी तो y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस -2। तो बी सी का स्लोप क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7। अब बी सी का स्लोप और ए डी का स्लोप, ए डी और बी सी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो 1/7 इंटू स्लोप ऑफ ए डी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा स्लोप ऑफ ए डी इक्वल्स टू -7। ए डी का स्लोप क्या आया, -7। अब देखो ए डी का स्लोप -7 है और ए डी पे तुम्हें दो पॉइंट्स पता है, एक h, k ऑर्थो सेंटर और एक 1,0। 1,0 और h, k ये दो पॉइंट्स पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि स्लोप क्या है, -7। तो k -0 डिवाइड बाई h -1 इक्वल्स टू -7। यहाँ से k बाय h -1 इक्वल हो जाएगा -7 के, तो k इक्वल्स टू -7h + 7, 7h + k इक्वल टू 7। ये आएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, बी सी वाले से। देखो बी ई जो है, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के,
ए सी का स्लोप लिख सकते हो तुम लोग। ए सी का स्लोप बताओ, ए सी का स्लोप क्या होगा, 2 - 0 डिवाइड बाय 5 - 1। इसका मतलब ए सी का स्लोप आएगा 2/4 यानी कि 1/2। ए सी, अब बी ई और ए सी परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ बी ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। ए सी का स्लोप है 1/2 इंटू स्लोप ऑफ बी ई इक्वल्स टू -1। यहाँ से बी ई का स्लोप क्या मिल जाएगा, बी का स्लोप मिल जाएगा -1। अब बी पे तुम्हें 2 पॉइंट्स पता है ना, फिर से बी और ऑर्थो सेंटर, तो बी है -2,1, ऑर्थो सेंटर है h, के, और तुम्हें पता है स्लोप इसका क्या है -2, सॉरी देखो -2, स्लोप पता है बी का -2, तो बी का स्लोप लिख दो यहाँ से k - 1 डिवाइड बाय h -2 यानी कि h + 2 इक्वल टू -2। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, k - 1 इक्वल टू -2h -4 यानी कि 2h + k इक्वल टू -3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। अब पता चला ऑर्थो सेंटर को कैसे सॉल्व करते हैं, स्लोप्स का यूज करके। ऑर्थो सेंटर क्या होगा 1 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो 7h - 2h यानी कि 5h इक्वल टू 7 - -3 यानी कि 10। तो h का वैल्यू आएगा 2। h का वैल्यू 2 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, 2 × 2 यानी कि 4 + k इक्वल टू -3। k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा -7। तो ऑर्थो सेंटर क्या आएगा, 2, -7। क्लियर है, ऑर्थो सेंटर क्या होगा 2, -7। आंसर खत्म। तो ऐसे स्लोप्स का यूज करके इजीली हम लोग ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो अब। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम acute angles of a right angle triangles intersect at an angle of π/4। दो मीडियंस जो कि acute एंगल से ड्रॉ किए जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान देना राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है, वो इंटरसेक्ट करते हैं π/6 एंगल पे। इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इज 3 यूनिट्स देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, चलो अब पहले अगर पहली नज़र में इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल मानने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि उसका राइट एंगल तुम कहाँ मानो, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे मैं उसका राइट एंगल मान लूँगा और मैं वाई एक्सिस पे एक साइड और एक्स एक्सिस पे दूसरी साइड मान लूँगा। ये मैंने मान लिया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पॉइंट है मान लो कुछ a, 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट है 0, b क्योंकि वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब क्या क्या पता है तुम्हें, हाइपोटेनस का लेंथ दिया है 3 यूनिट्स, तो ये साइड हो जाएगी a यूनिट्स, ये साइड है b यूनिट्स। हाइपोटेनस क्या होगा, a² + b²। तो अब तुम्हें ये कंडीशन पता चल गई, a² + b² इक्वल टू 3। दूसरी चीज़ क्या दी है कि जो मीडियन है ना, देखो मीडियन होता है ये वाला, और दूसरे एक्यूट एंगल का मीडियन क्या होगा, ये वाला। ये दोनों मीडियंस क्या कर रहे हैं, ये दोनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ π/6। दोनों मीडियंस कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट एन एंगल ऑफ π/6। मतलब हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है कैसे भी। तो पहला मीडियन फाइंड कर ले, कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको 0, O, A, B, और ये जो मीडियन है इसको कुछ बोल देते हैं D, और इस वाले मीडियन को कुछ बोल देते हैं E। ठीक है, अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो, 0, 0 और A, 0। D क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि 1:1 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, D के a + 0/2 यानी कि a/2 और 0 क्योंकि x एक्सिस पे। E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 + 0/2 यानी कि 0, b/2, ये हो जाएंगे E के कोऑर्डिनेट्स। तो अब हमें E और D के कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या BD का स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें अंत में यही तो करना है, BD और AE के स्लोप्स को तुम्हें फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में तुम्हें एंगल पता है। तो BD का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो। तो b - 0 डिवाइडेड बाय 0 - a/2, तो 0 - a/2 - a/2। तो यहाँ से BD का स्लोप क्या आया, -2b/a। AE का स्लोप क्या आएगा, AE का स्लोप होगा b/2 - 0 यानी कि b/2 डिवाइडेड बाय 0 - a यानी कि -a। तो AE का स्लोप क्या आया, b/-2a। ठीक है, b/-2a। तो दोनों स्लोप्स अब तुम्हें मिल चुके हैं, दोनों के बीच में तुम्हें एंगल पता है, π/6 है। तो tan π/6 अपना फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या होता है, मॉड ऑफ m2 - m1। तो किसी को भी m2 मान लो, किसी को भी, इसको मैं m1 मान लेता हूँ, इसको मैं m2 मान लेता हूँ।
तो b बाय माइनस टू ए माइनस m1 तो माइनस 2b बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2b बाई ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 क्या है माइनस 2b बाई ए, और m2 क्या है b बाय माइनस 2a। ख़त्म। चलो ख़त्म करते हैं यहाँ से इसको। tan पाई बाई 6 क्या होगा 1/√3 होता है tan पाई बाई 6, ठीक है, इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा माइनस 2a, ठीक बात, ऊपर क्या आएगा b प्लस 2b, नहीं b प्लस 4b होगा क्या ऊपर, सही है ना, b प्लस 4b, देखो सही कर रहा हूँ मैं, b बाई 2a और 2b बाई ए, ठीक है, b बाई माइनस 2a और 2 माइनस 2b बाई ए। क्या हम लोग सही कर रहे हैं, एक बार चेक करने दो, वरना पता चला बाद में कि कुछ गलती कर रहे थे इतनी देर से। नहीं, शायद सही कर रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है चलो। b प्लस 4b, तो ये 5b हो जाएगा ना ऊपर, नहीं 5b कैसे यार, माइनस 2a लिया है ना, तो माइनस 2 से करना पड़ेगा ना, यानी b माइनस 4b। देखो देखो देखो, एलसीएम माइनस 2a है, तो यहाँ पे माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना माइनस 2 बनाने के लिए, तो ये माइनस 4b बन जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है चलो। नीचे क्या आएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सही बात है, ठीक है चलो। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस 3b डिवाइडेड बाई माइनस 2a, और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। देखो a से एक a कैंसिल हुआ, बचा क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बचा क्या 3ab डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन मॉड, ठीक बात। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3ab डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इन मॉड, तो ये क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये आएगा मॉड ऑफ ab बाई 2, तो 1/√3 किसके इक्वल आया, 1/√3 इक्वल आया मॉड ऑफ ab बाई 2 के, तो यहाँ से मॉड ऑफ ab का वैल्यू क्या आएगा 2/√3। अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाइट क्या है b, बेस क्या है a, तो हाफ इंटू a इंटू b, एरिया क्या होगा हाफ इंटू a इंटू b, जो कि मॉड में है, तो हाफ इंटू 2/√3, ए बी का वैल्यू 2/√3 आया ना, तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, एरिया क्या आया 1/√3, जो कि होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, देखो पहले तो मुझे हाइपोटेनस का लेंथ पता था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, ये मैंने रिलेशन लिख लिया पहले। उसके बाद मुझे मीडियंस के बीच में स्लोप, मीडियंस के बीच में एंगल पता है, अब दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए उन दो लाइंस का स्लोप तो होना चाहिए ना, तो मैंने दोनों मीडियंस का स्लोप फाइंड कर लिया और उनके बीच में एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ से ए बी का वैल्यू मिल गया और 2/√3, और एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वहाँ से आ गया एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस कभी भी हार्ड नहीं होते, हमें उन्हें हार्ड नहीं बनाना चाहिए, ईजिली देखा करो क्वेश्चंस को। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो भी मैथ्स में फिजिक्स में जो भी सवाल है वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हो जाते हैं, कोई तुम्हें उसके लिए शॉर्टकट लगाने की या फिर कोई और फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर दिमाग से सोचोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक जो कि है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। बहुत सारे लोग इस नाम से ही डरते हैं बहुत ज़्यादा, लोकस क्या होता है भाई, लोकस क्या होता है। तो लोकस कुछ नहीं होता, एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं और उस पॉइंट पे कुछ कंडीशन लगा देते हैं। और पॉइंट पे कुछ कंडीशन लगाओगे, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने उसके ड्राइवर को बोल दिया कि भाई तू गाड़ी कच्चे रास्ते से नहीं चलाएगा, तू गाड़ी हमेशा पक्के रास्ते से चलाएगा, हाईवे से चलाएगा। अब ड्राइवर के ऊपर कंडीशन क्या है, ड्राइवर के ऊपर कंडीशन है कि उसको हमेशा हाईवे से जाना है। सोच रहे हो ना, मैंने उसको बोल दिया कि तू गाड़ी हाईवे पे ही चलाएगा, हाईवे के बाहर नहीं जाएगा। तो ड्राइवर पे कंडीशन क्या आ गई, ड्राइवर पे कंडीशन आ गई कि उसे हमेशा हाईवे से जाना है, तो वो हाईवे से जाएगा, तो हाईवे से जाते टाइम एक कर्व बनेगा, तो उस कर्व का कुछ इक्वेशन बनेगा, उसको ही हम लोकस कहते हैं। कि हम किसी पॉइंट पे कुछ कंडीशन लगा देते हैं, अब कुछ कंडीशन लगा दिए तो वो जो पॉइंट है वो सिर्फ उस कंडीशन के अंडर ही मूव करेगा, ड्राइवर की तरह। जैसे ड्राइवर पे कंडीशन थी हमेशा हाईवे से जाना है, वैसे उस पॉइंट पे कंडीशन है कि उसको हमेशा इसी कंडीशन से मूव करना है, तो वो वैसे ही मूव करेगा। वैसे मूव करते टाइम वो कुछ कर्व बनाएगा, उसी कर्व की इक्वेशन को हम कहते हैं लोकस। फाइंड कैसे करना है लोकस, पहले तो जो तुम्हारा पॉइंट है उसको h, k मान लो। लोकस फाइंड करने का ये तरीका है
कि जो तुम्हारा पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट उसको एच कॉमा के मान लो। उसके बाद जो भी तुम्हारा एच कॉमा के है उसमें कुछ रिलेशन लिख दो, जो भी तुम्हारी कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करके। वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के मान लो, कंडीशंस को यूज करके एच कॉमा के में इक्वेशन लिख दो एक, और आखिर में एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से रिप्लेस कर दो, तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा लोकस का। कितने इजी स्टेप्स है। पॉइंट को एच कॉमा के मान लो, एच कॉमा के में इक्वेशन लिख दो, और अंत में एच को एक्स से रिप्लेस करो, के को वाई से रिप्लेस करो। देखो एक क्वेश्चन में बता देता हूं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी 2c स्क्वायर, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस। मतलब हमारा कोई पॉइंट है, उसके डिस्टेंस का सम इन दो पॉइंट से, स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम इन दो पॉइंट से क्या है, 2c स्क्वायर के इक्वल है। तो मान लो पॉइंट P है हमारा, वेरिएबल पॉइंट को क्या मानना है, एच कॉमा के, तो P को मैंने मान लिया एच कॉमा के। कंडीशन क्या है कि P का जो डिस्टेंस है ना इन दो पॉइंट से, a कॉमा 0 और b माइनस a कॉमा 0, इन दो पॉइंट से जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2c स्क्वायर के। यही कंडीशन गिवन है ना तुम लोगों को। तो इसी कंडीशन को यूज करके एच कॉमा के में इक्वेशन लिख दो। देखो पी ए स्क्वायर क्या होगा, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पी बी स्क्वायर क्या होगा, एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, 2c स्क्वायर के। देखो मैंने एच कॉमा के में इक्वेशन लिख दी ना कंडीशन को यूज करके, जो भी मेरे को गिवन कंडीशन थी। अब यहाँ से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ha प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। मैंने लिख दी इक्वेशन इसी को यूज करके। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 2ha से प्लस 2ha कैंसिल हो रहा है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, और अंत में क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से सब में से 2 कैंसिल कर दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल आएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, खत्म, लोकस आ गया तुम्हारा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जिन्होंने सर्कल पढ़ा है उनको पता होगा कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका जिसका सेंटर होता है ओरिजिन पे। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है सर्कल उनको ये दिख जाएगा डायरेक्टली। हो गया ना सॉल्व लोकस, क्या है, कुछ भी नहीं है। वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के मान लो, एच कॉमा के में कंडीशन लिख दो यूजिंग गिवन जो भी तुम्हें दिया है, और फिर एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से रिप्लेस कर दो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो फिर तुम, ये वाला कर सकते हो क्वेश्चन खुद से। क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सो दैट द जॉइन ऑफ सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। वाह, ठीक है। तो ये जो जॉइन है ना दो पॉइंट्स का, -5,1 और 3,2 का, ये जॉइंट क्या करता है, राइट एंगल सबटेंड करता है हमारे मूविंग पॉइंट पे। हमारा ये जो मूविंग पॉइंट है ना इस पर राइट एंगल सबटेंड करता है। तो इस मूविंग पॉइंट का तुम्हें लोकस निकालना है। पहली बात, मूविंग पॉइंट को मान लो एच कॉमा की। मैंने क्या बोला है, डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन खत्म। तो कैसे लिख सकते हो, देखो इसको अगर ए बी मान लो तो पी ए का स्लोप इंटू पी बी का स्लोप इक्वल हो जाएगा -1। देख पा रहे हो, पी ए का स्लोप इंटू पी बी का स्लोप इक्वल हो जाएगा -1। उसको यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर एक और लिख सकते हो, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर को इक्वल कर दो ए बी स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम, वो भी तो कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी इक्वल होना चाहिए -1 के। तो स्लोप ऑफ पी ए क्या होगा, 1 माइनस के, सॉरी के -1 और h -5, तो k -1 डिवाइड बाई h प्लस 5। ठीक है, स्लोप ऑफ पी बी क्या आएगा बोलो, पी बी क्या आएगा, k -2 डिवाइड बाई h -3 इक्वल टू -1। अब यहाँ से बस सिंप्लीफाई कर देना है, k -1 इंटू के -2 देखो माइनस हो रहा है ना इधर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, प्लस हो जाएगा प्लस h प्लस 5 इंटू h -3 इक्वल टू 0। अब अगर सॉल्व करूँगा मैं तो k स्क्वायर -2k माइनस के प्लस 2 प्लस h स्क्वायर -3h प्लस 5h -15, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू 0। क्या आया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2k माइनस के -3k, या फिर ये पहले h वाला लिख लो तो -3h प्लस 5h प्लस 2h -3k, और कॉन्स्टेंट टर्म +2 -15 -13 इक्वल टू 0। आखिरी स्टेप, h को x से रिप्लेस करना, k को y से रिप्लेस करना, और ये आ गई अपनी इक्वेशन लोकस की। ठीक है, सही बात है, आ गया समझ में।
क्लियर है ना सबको कि कैसे लोकस लिखते हैं? कुछ नहीं, मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के मान लो, एच कॉमा के में कुछ रिलेशन लिख के इक्वेशन लिख दो और एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से रिप्लेस कर दो। चलो आगे चलते हैं, और ये आखिरी टॉपिक है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लोकस बाय एलिमिनेशन ऑफ गिवन वेरिएबल। अब कई बार कैसा होता है कि तुम्हें एक्स दे देंगे इन टर्म्स ऑफ कुछ टी, फंक्शन ऑफ टी, और वाई भी दे देंगे कुछ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, कि एक्स मान लो t+2 है, वाई है t² - 4, तो फिर लोकस क्या होगा? तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस t को एलिमिनेट कर देना है। t को x और y के रिस्पेक्ट में कुछ लिख दो और t को एलिमिनेट कर दो, लोकस मिल जाएगा। क्वेश्चन से समझा दूं, देखो ये बोला है हमसे, एक मैं समझा देता हूं, अगला तुम कर लो। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, तो हमें हमारा x क्या है इसमें लोकस में, t² - t+1, या फिर x की जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसको h लिख लो पहले, चलो वेरिएबल पॉइंट को h लिख लो। और k क्या है अपना वेरिएबल पॉइंट, k है t² + t+1। क्या कर देना है तुम्हें t को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे? तो यहाँ पे एक तो क्वाड्रेटिक बना के एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा हार्ड है सोचना, बट 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो h - k किसके इक्वल आएगा देखो, या फिर 2 में से 1 को कर दो, वो इजी पड़ेगा। तो k - h किसके इक्वल आएगा देखो, t² से t² कैंसिल हुआ, t - t 2t, और 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो देखो 2t = k - h आया कि नहीं। t का वैल्यू क्या आ गया, k - h/2। किसी भी एक इक्वेशन में धर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, h = t² यानी k - h/2 का होल स्क्वायर, माइनस t यानी कि -k - h/2 और +1, ख़त्म। तो h किसके इक्वल आएगा देखो, k² + h² - 2hk/4, और ये जो माइनस माइनस है ये बन जाएगा प्लस, तो +h - k/2, ठीक है, मैं माइनस को अंदर ले गया, +1। तो अगर मैं यहाँ पे 4 एलसीएम लूँगा तो ये 4 आ जाएगा इस साइड वैसे भी, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, k² + h² - 2hk प्लस 2 टाइम्स ऑफ h - k यानी +2h - 2k और +4, सही बात है। तो क्या आया लोकस का इक्वेशन, h² + k² + 2h - 4h यानी कि -2h -2k -2hk +4 = 0। h को x से रिप्लेस कर दो, तो x² + y² - 2x - 2y -2xy +4 = 0, ये होगा लोकस का इक्वेशन। क्या किया मैंने, बस पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया, पैरामीटर को एलिमिनेट कर देना है। चलो एक खुद से करो क्वेश्चन, करो ये वाला, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, खुद से करो ये वाला। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो भी मैंने बना दिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि तुम्हें बनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसका जो फ़ोटो है वो लेके मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, शॉर्ट नोट्स भी वहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशो 2:3 एट पी। इफ थीटा वेरीज देन फाइंड द लोकस ऑफ पी। पी का लोकस फाइंड करना है, मतलब पी मूविंग पॉइंट है, ठीक है, पी का लोकस फाइंड करना है मतलब पी मूविंग पॉइंट है। ए है 5,0, बी क्या है 10 cos थीटा, 10 sin थीटा, 10 cos थीटा 10 sin थीटा। और जो P पॉइंट है ना वो क्या कर रहा है, इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशो में। P वेरिएबल पॉइंट है h, k। क्या करोगे, लिख लो ना अपना सेक्शन फार्मूला, तो h क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला से, mx2 + nx1, तो h आएगा 2 × 10 cos थीटा यानी 20 cos थीटा प्लस 3 × 5 यानी कि 15 डिवाइड बाई 2 + 3 5, ठीक है। ये क्या होगा 2 × 10 sin थीटा यानी 20 sin थीटा प्लस 3 × 0 0 और 2 + 3 5, ठीक है। आ गया इतना, लिख लिया। अब क्या करना है, बस थीटा को एलिमिनेट करना है। अब साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, इनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, एक ही तरीका है इनको एलिमिनेट करने का, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, वो चीज़ बना दो। फिर यहाँ पे देखो h किसके इक्वल आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 cos थीटा + 3k, और ये 3 अगर उधर जाएगा तो cos थीटा को एक अकेला कर दो, cos थीटा को, तो cos थीटा क्या हो जाएगा h - 3/4। साइन थीटा को वैसे ही अकेला कर दो, तो 4 sin थीटा = k होगा ना, k = 4 sin थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा k/4। अब sin² थीटा + cos² थीटा = 1 हमें पता है, पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। sin² थीटा क्या होगा k/4 का होल स्क्वायर प्लस cos² थीटा क्या होगा h - 3/4 का होल स्क्वायर = 1।
और आ गया तुम्हारा आंसर। देखो के स्क्वायर प्लस एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी कि 16। एच को एक्स से रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के को वाई से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अगेन ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है 3,0 पे। जिसने सर्कल पढ़ा है उसको दिख रहा होगा। और ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो लोकस कुछ नहीं, मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के मान लो, एच कॉमा के में इक्वेशन लिख दो, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से, खत्म। और इसी के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। अब ये भी क्या बोलने की चीज़ है। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, अगला चैप्टर वैसा ले आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए बाय बाय।